हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छी होगी। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ पे। जैसा कि इसका नाम भी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू नाइन्थ एंड टेंथ। यहाँ पे क्या आपको नाइन्थ एंड टेंथ के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कहाँ पे? हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको नाइन्थ एंड टेंथ के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको यहाँ आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप यहाँ पे आपको फुल सब्जेक्ट जो नाइन्थ और टेंथ के सारे सब्जेक्ट हैं, सबकी भी यहाँ पे पढ़ाई होगी। इस चैनल की यूएसपी क्या है बच्चों? इस चैनल की यूएसपी ये है कि यहाँ पे आप जो आप एडुकेटर्स आपके जो हैं वो क्या आपकी क्लासेस तो लेती हैं, क्लासेस के बाद क्या करते हैं आपके लिए लास्ट में टेस्ट या क्यू सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सो डेट आपको सेम क्लास में क्या होता है, आपको सीखने का भी मौका मिलता है और अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका मिलता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर नंबर 9, जो कि है फोर्स। पिछले क्लास में हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, अब जो कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनके लिए। माई नेम इज़ प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम फ्रॉम IHM भोपाल. I worked as a train with the Marriott Group, which is the largest group of the hotels in the world. I also worked as a train with ITC Group, which is the India biggest group. आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। उसके बाद दिया गया ये जो लिंक है, ये लिंक आपको कॉपी करना है, फिर हमें ज्वाइन करना है। जो बच्चे हमारे अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, मैं उनको एक बार फिर से उनको बताना चाहूँगी कि हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉस्ट वैसे तो 15,000 है एक साल का। बट अगर आप हमारा प्लान लेना चाहते हो एक साल के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रियंका यूबी ये कोड अप्लाई करोगे बच्चों। ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट करके आपको कितने का कॉस्ट पड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ पड़ा 13,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो रही है बच्चों। अगर आप ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान 2 सालों के लिए लेना चाहते हो, जो बच्चे नाइन्थ में वो अगर नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए पढ़ना चाहते हैं, एक ही बार में वो प्लान लेना चाहते हैं, तो ये उनको और किफ़ायती पड़ेगा। वैसे तो इसका कॉस्ट पड़ता है 2 साल का हमारा 25,000, बट अगर आप सेम कोड प्रियंका यूबी अप्लाई करते हो तो यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट करके कितना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपीज़ का। और एक साल का कितना पड़ रहा है आपका कॉस्ट, 13,500 रुपीज़। जो आप पर मंथ का देखो, अगर सालाना पैक आप लेते हो, सालाना का प्लान एक साल का प्लान लिया तो आपको कितना पड़ा, 1 मंथ का आपको पड़ा 1,125 रुपीज़ का मंथली पैक। और 2 साल का वही आपको कितने का पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़ का मंथली पैक। क्योंकि जितना कि हमारा तो टीवी और मोबाइल के रिचार्ज में इतना एक्सपेंस हो जाता है, तो इतना तो हम अपनी स्टडी पे कर ही सकते हैं। अब आप सोचोगे प्लान के इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं इसके बेनिफिट्स भी बता दूं कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लाया है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स। हर सिटी से उन्होंने अच्छे अच्छे एडुकेटर्स निकाले हैं आपके लिए, जो एक प्लेटफॉर्म पे वो आपके लिए लेके आया है। एक प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के अच्छे अच्छे हर सिटी से अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे। इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं और जाके पढ़ाई करना है। आप बस अनअकैडमी में हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। एक यहाँ पे क्या है कि हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेंगे, आपको हर जगह के अच्छे एडुकेटर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के। यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स। यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस होती है बच्चों। लाइव क्लासेस में आप उनकी लाइव क्लासेस, अपने फेवरेट एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। यहाँ आपके लिए क्या होता है, डाउट सेशंस रखे जाते हैं। आप स्पेशल क्लास की होगी जो जहाँ पे डॉट सेशंस रखे जाएंगे। आप जो भी डॉट्स है वहाँ पे आप डॉट्स क्लियर कीजिएगा। आपके लिए क्विज टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। और जो भी कभी क्वेश्चन, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम आप वहाँ पे अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं बच्चों कि यहाँ पे आप सोचो कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो बहुत क्राउड होगा। नहीं बच्चों, मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे हमारी सीट लिमिटेड होती है। यहाँ पे हर बच्चे पे फोकस किया जाता है, तो लिमिटेड सीट होती है, तो आप पे क्या होता है, हर बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट एडुकेटर्स का ज़्यादा रहेगा।
है ना। अच्छा, आप ज़रूर हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लें जो आपके बजट में भी है ना। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले थे, फोर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो मोशन चैप्टर हम पढ़ चुके थे, तो मोशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। अब देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो पहले पता कर लें फोर्स क्या है। फोर्स हम देखते हैं बच्चों, डे टू डे लाइफ में हमें इस टर्म से हम वाकिफ होंगे। ये टर्म क्या है, इस टर्म से वाकिफ होंगे। जैसे आप देखते होंगे, सपोज कभी डोर ओपन करते हो, तो डोर ओपन करने के लिए क्या करते हैं, डोर ओपन करने के लिए हम दरवाजे को पुश करते हैं ना। या कोई दरवाजा ऐसा होता है जिसको पुल करके भी पुल किया जाता है, पुल करके भी खोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे हम जो पुल या पुश कर रहे हैं तो वो क्या, हमें एक्स्ट्रा दरवाजे पे क्या करना पड़ रहा है, दरवाजे पे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है दरवाजे को खोलने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वही कहलाता है फोर्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। देखिए फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या इन मोशन। फोर्स क्या है, वो एफर्ट है जो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होता है। पढ़ा था हमने पिछले क्लास मोशन में। तो फोर्स वो एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन, उसके स्टेट में चेंजेस ला दे, वो फोर्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दरवाजे का, तो दरवाजा क्या था, दरवाजा पहले या तो रेस्ट में था, रेस्ट पोजीशन में था, दरवाजा रेस्ट में था ना। दरवाजे को हमने पुश किया, पुश करके उसमें क्या हुआ, मोशन में, रेस्ट से उसको उसकी क्या हो गया, उसका चेंज हो गया ना, रेस्ट पोजीशन चेंज होकर क्या चला गया, मोशन में चला गया। तो जो हमने पुश करने में जो क्या हुआ, जो एफर्ट लगाया, वही एफर्ट क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो एफर्ट ही कहलाएगा फोर्स। तो सिंपल, या फोर्स आप सिंपल टर्म में ऐसे भी समझ सकते हो कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल। या तो कैसे हम एफर्ट लगाते हैं, या तो पुश करके लगाएंगे या तो पुल करके किसी चीज को हम खींच के लगाएंगे। तो यही कहलाता है फोर्स कहलाता है। अब जैसे और भी हम अपने आसपास के एग्जांपल्स डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि क्या होता है, किसी भी चीज़ पे, सपोज गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते अचानक क्या होता है, उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी चल रही है तो वो क्या है, वो मोशन में है। अब गाड़ी चलते हुए अचानक उस पर ब्रेक लगाते तो क्या हो, एक्स्ट्रा हमने उस पर क्या हुआ, एफर्ट डाला ना, जोर लगाया, तो क्या हो गया, वो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है, तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गया। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स वो एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट रेस्ट या मोशन से चेंज कर देता है। या तो रेस्ट, वो मोशन में चला जाएगा या मोशन से रेस्ट में चला जाएगा। वो एफर्ट ही क्या कहलाता है, वो जो जोर हम लगाते हैं वो जोर ही कहलाता है फोर्स। अब जैसे फोर्स, और आप अपनी तरफ के एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते चलाते क्या होता है, साइकिल चला रहे हैं, अचानक हमने ब्रेक, क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई किया ना, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, अचानक साइकिल चलाते हुए क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद वो अचानक रुक जाती है। तो यहाँ भी क्या था, साइकिल पहले क्या था, मोशन स्टेट में था, मोशन स्टेट में था ना, मोशन स्टेट में लगा के हमने एक्स्ट्रा फोर्स, क्या ब्रेक के थ्रू एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। तो जब ब्रेक लगाया तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा, तो वो क्या हो गया, वो कौन से पोजीशन में आ गई, वो रेस्ट पोजीशन में आ गई। अब आप इसी तरह आप देख सकते हो कि किसी मेटल को, कोई मेटल लोहा ही है, उसको हैमर से क्या, हैमर से ठोक ठोक के क्या होता है, उसकी पतली शीट्स बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे लोहा था, मेटल कोई है, उससे 3 शीट बनाई गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ क्या होता है फोर्स, यहाँ उसका क्या हुआ, यहाँ पे उसका शेप एंड साइज भी चेंज कर रहा है। तो फोर्स से आप ये भी ध्यान रखिएगा, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो हैमर से लगा उसकी वजह से क्या हो गया, उसके क्या हुआ, 3 शीट्स बनी ना,
तो यहाँ पे क्या सोगे, फोर्स या तो ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, उसका पोजीशन चेंज कर सकता है, पोजीशन इन द सेंस कि रेस्ट में हो तो वो मोशन में जा सकता है, और मोशन में हो तो वो रेस्ट में कर सकता है। तो ये हो गया फोर्स के इफेक्ट। और क्या होते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट, बॉडी और ऑब्जेक्ट का क्या है कि उसका शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे आप सपोज कि किसी स्टोन को हम हैमर से उसे क्या ठोकते हैं तो क्या वो स्टोन क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा फोर्स हमने उस पर क्या स्टोन पे लगाया तो वो क्या हुआ, वो पीसेस में टूट गया। इस तरह से और फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये हम पढ़ते हैं। और फोर्स का क्या होता है, फोर्स से आप जैसे देख सकते हैं, फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगने पर क्या हो सकता है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पोजीशन भी चेंज हो सकता है। अब जैसे देखिए सपोज कोई फुटबॉल है, फुटबॉल रखा हुआ है, वो क्या है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये क्या है, यहाँ पे स्थिर है, रेस्ट में है। अब इसको किक किया, फुटबॉल को किक किया, तो किक करने पे क्या हो गया, किक करने पे इसमें फोर्स लग रहा है ना, तो किक करने पे क्या हो गया, बॉल मोशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉल की पोजीशन चेंज होगी। तो फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज कर सकता है। और इस तरह से और देखते हैं और क्या हो सकता है फोर्स की वजह से, फोर्स डायरेक्शन भी, फोर्स का इफेक्ट डायरेक्शन भी पड़ता है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। कैसे, अब जैसे सपोज कीजिए गाड़ी, जब कोई कार चला रहे हैं, कार में अचानक से जब हम स्टीयरिंग लगाते हैं ना, स्टीयरिंग पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका कार का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स से डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। इसी तरह से आप जैसे देख सकते हो कि साइकिल पे भी हम जब साइकिल चलाते हैं तो उसके हैंडल को मूव करके क्या होता है, जब हैंडल को मूव करते हैं तो क्या उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, वो साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स से बॉडी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स होते हैं दो टाइप के फोर्स होते हैं, देखते हैं टू टाइप्स, कौन कौन सा, सब बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब पढ़ते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स वो होता है जिसका नेट फोर्स 0 होगा। द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, टग ऑफ वॉर का एग्जांपल दिया है। तो क्या है, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट विल नॉट मेक द बॉडी मूव। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बॉडी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देगा। यहाँ पे आप वो क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब जस्ट टग ऑफ वार में ये रोप है, रोप पे क्या है, आप देख रहे होगे इस डायरेक्शन में भी फोर्स कितना है, 300, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है इक्वल 300। दोनों डायरेक्शन में क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इक्वल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रोप इस वजह से ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गया, बॉडी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स कितना हुआ, 300 है, 300 कितना हो गया, फोर्स 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लगता है, ठीक है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लगता है और जो बॉडी को मूव करा देता है उस डायरेक्शन में जिधर ज्यादा फोर्स हो, उसे क्या कहते हैं हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है, अनइक्वल फोर्स है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, और जो बॉडी को क्या हो रहा है, बॉडी को मूव करा दे रहा है उस साइड में जिधर
ज़्यादा फोर्स लगता है। अभी तो देखिए यहाँ पे भी ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की इमेज में हमने क्या देखा, ऊपर के इमेज में हमने देखा कि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई इसका नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये बैलेंस फोर्स है। बट यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स क्या था, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है। अब देखिए इस रो पे एक साइड से कितना फोर्स लग रहा है, 300, दिस साइड कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। ठीक है, ये रो हो गया। तो क्या है यहाँ पे अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे दोनों साइड क्या है, अनइक्वल फोर्स है। ठीक है, बॉडी पे लग रहा है, रोप पे लग रहा है, जो बॉडी को मूव करा देता है किधर, इधर ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में, तो इस साइड ज्यादा फोर्स है, तो क्या हुआ, ये इस साइड मूव कर रहे हैं, मूव करा दे रहा है ना, तो क्या हो गया, ये कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पे देखिए नेट फोर्स, हम नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में कितना था, 400 है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना है, 300, हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 400 माइनस 300, 400 माइनस 300 इक्वल टू कितना हो गया, 100। यहाँ क्या हो गया, फोर्स इधर साइड ज्यादा लग रहा है, तो ये बॉडी किधर है, इधर की तरफ मूव कर रही है। अनबैलेंस फोर्स क्या है, इट कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये क्या करता है, ये पढ़ा हमने, ये क्या है, स्पीड या डायरेक्शन पे मोशन का चेंज कर सकता है। सिंपल से हम समझ गए ना, इक्वल और बैलेंस फोर्स है अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। बैलेंस फोर्स का नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पे इक्वल और इक्वल क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लग रहे हैं दोनों अपोजिट साइड, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। बट इधर क्या है, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, अनइक्वल फोर्स लग रहा है यहाँ पे बॉडी पे दोनों साइड से, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, जो बॉडी मूव करिए किधर, जिधर ज्यादा फोर्स है तो बॉडी मूव करिए, यहाँ से क्या हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं नेट फोर्स पे। नेट फोर्स क्या है, व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, इट कैन बी रिजॉल्व बाय नेट फोर्स कंपोनेंट। क्या होता है, नेट फोर्स सिंपल टर्म में समझते हैं, क्या होता है, ये सारे फोर्सेस जो भी होता है ना, सबका सम होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसे हम नेट फोर्स करते हैं। जितना भी किसी बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, बॉडी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है ना, सबका सम ही कहलाएगा नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, वही पढ़ा ना, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी, इट कैन बी रिजॉल्व बाय नेट फोर्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम एज इमेज के थ्रू समझते हैं। अब जैसे बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे देखिए, इस साइड इस डायरेक्शन से क्या कितने फोर्स लग रहे हैं, 5 और 5, इस साइड 7, यहाँ पे कितना हुआ नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स कितना हो गया, साइड से 10 था, साइड 7 लग रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखा नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, 3। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन हम समझते हैं ना, फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन क्या होता है, जो किसी सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। ये क्या होता है, ये फोर्स, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये कहाँ जनरेट होता है, ये टू सरफेस, कोई भी दो सरफेस जो होता है ना, जो आपस में कांटेक्ट करता है, ठीक है, कोई भी ये दो सरफेस में के बीच में जनरेट होता है, जब उनके बीच में आपस में कोई कांटेक्ट हो,
अब जैसे उसकी जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बॉडी स्लाइड करता है। अब जैसे देखिए, द फोर्स दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर फोर्स। यहाँ पे फोर्स क्या है, जो किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण जो फोर्स एराइज हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है, ये जो फोर्स क्या होता है मेनली, क्या किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, ये मेनली सरफेस टेक्सचर पे क्या करता है, सरफेस टेक्सचर पे और ये डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ का इस इमेज में आप देखो, इस इमेज में ये जो सरफेस है क्या है, स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, और यहाँ का सरफेस क्या है, ये रफ है। तो स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मूथ सरफेस है, अभी पढ़ा था ना, ये किस पे, ये मिली सरफेस टेक्सचर से कहाँ पे ये डिपेंड करता है, सरफेस टेक्सचर, सरफेस के टेक्सचर पे। तो यहाँ सरफेस क्या है, इसका सरफेस स्मूथ है, स्मूथ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो फ्रिक्शन हो रहा है, लो फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो ये जो बॉय है इसको क्या है कि स्मॉल पुश, क्या मतलब स्मॉल फोर्स कम अप्लाई करना पड़ रहा है, वो पुश उसको हल्के हाथों से भी कर रहा है, लो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, स्मूथली वो स्लाइड कर रहा है सरफेस पे। बट यहाँ पे आप देखिए रफ फेस पे सरफेस है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन हाई है, फ्रिक्शन हाई है, दैट्स वाई इससे सेम ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए क्या है, ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो बिग पुश वो लगा रहा है। आप समझ गए, यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे लो फ्रिक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इसको यहाँ पे स्मॉल पुश करना पड़ रहा है, बट हाई, ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे हाई फ्रिक्शन लग रहा है, दैट्स वाई इसको बिग पुश करना पड़ रहा है। अब हम आते हैं अपनी न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन ने जो हमें क्या कहते हैं, न्यूटन ने हमें जो कुछ लॉ दिए हैं ना मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जो बॉडी रेस्ट में है, सिंपल से टर्म्स में आप समझिए, जो बॉडी रेस्ट में है वो या तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से। A body continues to be in a state of rest या motion until it is acted upon by some external unbalanced force। क्या है, जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में है या तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करी है तो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगी, या कोई चीज मूव कर रही है, चल रही है, कोई भी चीज अगर चल रही है, मोशन में है, तो वो चलती ही रहेगी, समझ गए। कोई अगर बॉडी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया गया हो उस पर। जब तक कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन पोजीशन में है वो मोशन ही पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ बच्चों कि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट या मोशन में रहेगा, ठीक है, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो हुआ, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट तब तक वो उसी स्टेट में रेस्ट या मोशन उसी स्टेट में रहेगा जब तक कोई उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे। इस यही हमें क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमें यही बताता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा फुटबॉल है, या फुटबॉल क्या है, ये क्या है, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब तक किसी ने आके इस पे किक नहीं किया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आके से क्या किया, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, इस पे किया, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये मोशन में चला गया। अब ये मोशन में चला गया, मोशन में ही रहेगा जब तक क्या हो गया, यहाँ पे फिर से अनबैलेंस फोर्स लगा इस पे,
जब वो जाके क्या होता है, नेट से टकराता है तो उस पर फोर्स लगता है, दैट्स वाई फिर वो वहाँ से क्या हो गया, वो फिर यहाँ पे ना हुआ पोजीशन चेंज करेगा, फिर वो रेस्ट पोजीशन में आएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जब कोई क्या होता है, वस्तु रेस्ट या मोशन में, वो उसी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब जैसे हम और इसके एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं कि हमें क्या होता है, सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो क्या कार का डायरेक्शन हमें चेंज करना है। हमें कार का डायरेक्शन चेंज करना है कैसे, तो कार का डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम कोई उसके स्टीयरिंग व्हील पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक हमें क्या है, कार का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसी तरह अब देखते हैं क्या है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वो किसी भी मैटर, बॉडी, ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी होता है जो उसको क्या करते हैं, जो उसको मोस्ट में क्या होता है, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का क्या है, वो टेंडेंसी है, वो प्रॉपर्टी है जो उसको या तो रेस्ट में रखेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रोके रहता है, अगर मोशन में है तो उसको मोशन में मूव करता रहेगा जब तक कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और ये क्या होता है बच्चों, ये हर ऑब्जेक्ट में, ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ना, हर ऑब्जेक्ट में एट द टाइम ऑफ उसके ओरिजिन से ही होता है। ये बाद में हम क्रिएट उसके अंदर नहीं कर सकते, ये पैदा होते के साथ ही उसमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ये इसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये सिंपल से आप समझ गए ना कि यहाँ पे जो भी क्या है कि जब इस इनर्शिया भी क्लियर हो गया हमारा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है किसी भी मैटर का जो उसको क्या कहता है कि या तो अगर मूव कर रहा है तो उसको कंटिन्यू मूव कराएगा, या स्टेट में है तो उसको स्टेट में ही रोक के रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हुआ हो। और जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ही, क्योंकि उसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको उसका स्टेट चेंज करने के लिए। क्लियर क्लियर हो गया ना। उसको क्या है कि उसके उस पोजीशन से इनर्शिया स्टेट क्या है, रेस्ट पोजीशन और मूव क्या है कि मोशन पोजीशन से चेंज करने के लिए, स्टेट वहाँ पे चेंज करने के लिए क्या है, इनर्शिया को बाहर करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताया, पढ़ा ना, जो बॉडी या ऑब्जेक्ट तब तक अपने रेस्ट या मोशन पोजीशन में रहेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये हमें कैसे पता चला, न्यूटन ने के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। ये वो क्या, ये लॉ हमें क्या बताया कि जो फोर्स हमारे फर्स्ट लॉ पे जो हमने पढ़ा था कि जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके क्या है, बॉडी ऑब्जेक्ट का क्या है जो पोजीशन चेंज हो रहा है। अब ये हमें बताएगा कि उस पर कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हुआ, कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, ये कैसे पता चलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हम पढ़ते हैं impacts produced by objects depends on their mass and velocity। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोई भी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये कौन बताता है हमें, ये हमें पता चला सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन के। अब देखिए जैसे सिंपल सा कैसे उसके मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो देखिए कि जब एक
छोटी सी बुलेट होता है, जो छोटा बुलेट होता है जब हम फायर करते हैं हाई वेलोसिटी से, ठीक है, तो क्या होता है वो किसी पर्सन का जान भी ले लेता है। जैसा एग्जाम्पल किसका हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब उसका उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हुई, बहुत हाई वेलोसिटी हुई, तो क्या हो गया यहाँ पे वो किसी को बुलेट किसी से उसको उससे किसी की जान भी चली जाती है। अब हम आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मोमेंटम सिंपल है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो उसकी पढ़ा ना कि ऑब्जेक्ट क्या, जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस जो ऑब्जेक्ट करता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। तो मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का मास एंड वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है, उसका मोमेंटम डिफाइन करता है। और क्या है ये है वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड है। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, ये हमने पढ़ा था, मास, ठीक है। ठीक क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे मोमेंटम हुआ, एम क्या हुआ, मास, ये क्या हो गया v। और देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या होता है, जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो भी ऑब्जेक्ट के क्या है अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना उस डायरेक्शन में, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इसका यहाँ पे फोर्स का आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम आगे मैं क्लास कॉन्सेप्ट का क्लास लूँगी जहाँ पे इसको मैं क्वेश्चन को क्लियर करके आपको बताऊँगी। यहाँ पे क्या है, एफ क्या है ये हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। फोर्स, एम क्या है यहाँ पे, मास, ये क्या हुआ, एक्सीलरेशन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका होता है एम, ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट है एम। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स to an object it accelerate at a higher rate। अब यहाँ पे कैसे क्या देख रहे हो इमेज में, ये जो यहाँ पे बंदा है, इसने इस ऑब्जेक्ट जो मास रखा हुआ है उस पर क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें इसका मास है, इस पे क्या है, अगर इस पे फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, क्या ज़्यादा लगा रहा है तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, स्पीड बढ़ती है। देख रहे हो, मोर फोर्स लगाया है तो उसके स्पीड इंक्रीजेस फास्टर और एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा।
तो क्या है, जब किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो क्या है, उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? क्या बताता है ये? एवरी एक्शन एच एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, किसी भी एक्शन के बराबर, किसी भी एक्शन का उसके बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक्शन का, जो भी कोई भी एक्शन है उसके बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन होगा। ये हमें क्या, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि कैसे समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या करता है कि वो भी ऑब्जेक्ट क्या है कि उतनी ही फोर्स से क्या है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, बस क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। क्लियर हो गया? अब जैसे आप सपोज एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम क्या होता है कि जमीन पे अपना पैर क्या है, बहुत जमीन पे अपना पैर बहुत जोर से पटकते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत चोट लगती है। चोट लगती है, क्यों चोट लगती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जितनी जोर से हम जमीन पे अपना पैर क्या है, जमीन के नीचे की ओर अपना पैर दबाते हैं, अपने पैर से क्या होगी, जमीन को नीचे की ओर दबा रहे हैं ना, तो उतनी जोर से क्या है कि जमीन से क्या होता है, हमें ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ ठेल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई क्या है कि हमें वो चोट लगता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने इमेज में भी आपको दिखाया है कि हम यहाँ पे बॉल को यहाँ पे क्या है, पटक रहे हैं, पटक लेंगे क्या होता है कि ये बॉल ऊपर की तरफ उछल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, फिर नीचे की साइड से ये यहाँ पे भी सेम क्या है, उतने इक्वल अमाउंट में फोर्स इस पे भी अप्लाई हो रहा है, बस क्या है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पैर में चोट लगना, बॉल का क्या है कि बॉल का फिर ऊपर की दिशा क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना, ये सब क्या शो करता है, ये हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या है, प्रूफ करता है। अब जैसे सपोज आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जब हम किसी वॉल पे क्या करते हैं, वॉल को पुश करते हैं, वॉल को पुश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों में पेन स्टार्ट होने लगता है। जैसे सपोज मैंने वॉल को बहुत जोर से पुश किया तो वहाँ से क्या होता है कि हमें हमारे हाथों में पेन स्टार्ट होने लगता है। क्यों क्योंकि क्या होता है, क्या कि वॉल भी क्या कर रहा है, इक्वल फोर्स हम पे अप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई पेन स्टार्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो गया। हमने आज क्या, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो आपको क्लियर हो गया ना? अब हम आते स्टार्ट होगा हमारा क्विज पे। तो क्विज सेशन हो जाए सो दैट एक पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो गए। फिर मैं लास्ट में क्या है कि आपको मोशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी क्लास में लेके आऊँगी जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही करेंगे, जिससे हमें और भी इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्विज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गोलकीपर पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल टू exert large force on the wall. Option B increases the force exerted by the wall on hands. Option C increase the rate of change of momentum. या option D decrease the rate of change of momentum. गोलकीपर अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचता है जब बॉल पकड़ने के लिए, इसका रीजन क्या है, क्यों होता है? देखिए, ये द करेक्ट आंसर, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखा होगा कि गोलकीपर क्या है, अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है, क्योंकि वो टाइम लेता है सो दैट क्या है कि वो बॉल क्या है, बॉल के क्या है, मोमेंटम को, मोमेंटम जो बॉल का मोमेंटम है ना, उसको डिक्रीज करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा ना, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है सो दैट उसके बॉल के क्या हुआ, जो बॉल का जो चेंज मोमेंटम है उसको डिक्रीज कर सके। यहाँ पे उसको क्या हुआ, जब वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसको अपने हाथों पे क्या है कि वो उसे फोर्स यहाँ पे कम लगाना पड़ रहा है, दैट्स वाई
यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस करेक्ट आंसर इज आंसर डी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is moving with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless travel. The force required to keep the object moving with the same velocities. ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। बताओ बताओ जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे केवल क्या है, जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है। तो हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, ये फिक्स क्या है, यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, क्या उसके मोशन को चेंज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स रिक्वायर्ड इज 0। और थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑफ द रॉकेट। टेकिंग ऑफ द रॉकेट में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या नन। बताओ जल्दी। रॉकेट लॉन्च कर, उसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहता है, बस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब क्या हुआ, जब कोई रॉकेट क्या होता है, जब कोई रॉकेट क्या है लॉन्च करते हैं ना, वो जब लिफ्ट ऑफ होता है, लिफ्ट ऑफ होने का क्या है, जो लॉन्च पर से लिफ्ट ऑफ हुआ तो क्या होता है, वो उसके इंजन से क्या गैस इम्पेल करता है वो। तो जो गैस होता है, जो वो उसका जो वो उसने देखते होगे गैस इम्पेल करता है ना, तो वो क्या हुआ कि जो वो गैस वो पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ फेंकता है ना, वो अपने पीछे की तरफ जब वो फेंक रहा है, तो क्या क्या वो भी क्या हुआ, वहां से उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हुआ, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो उसको आगे क्या हुआ, वो आगे की उसके डायरेक्शन में क्या हुआ, उसको मूव करने के लिए वहां पे क्या फोर्स मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि रॉकेट, यहाँ पे टेकिंग ऑफ द रॉकेट कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a water tank filled up to 2/3 of its height is moving with the uniform speed. On apply sudden brake, the water in the tank would move backward, move forward, comes to rate या unaffected। का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्या अप्लाई होता है कि जब ब्रेक लगा ना वहाँ पे टैंक में, तो वाटर टैंक में क्या हुआ कि उसने सडनली ब्रेक लगाया, तो क्या हुआ, टैंक क्या हुआ, आगे की डायरेक्शन में वो मूव करेगा। क्यों, यहाँ पे कॉल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर इज स बी, मूव फॉरवर्ड। Our next question is, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. The motion of the train is क्या होगा, ऑप्शन ए है एक्सलेटेड, रिटार्डेड,
सर्कुलर या यूनिफॉर्म। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या, हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन पोजीशन में रहेगा जब तक क्यों उस पर कोई एक्सटर्नल सडनली कोई फोर्स अप्लाई ना हुआ हो, तब तक वो क्या है अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो कॉइन है, अब ये जो कॉइन है क्या होता है कि ये क्या है, ट्रेन क्रॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, द मोशन ऑफ ट्रेन इज क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सलरेटेड। अब जो वहां से कॉइन गिरा तो कॉइन गिरता है तो क्या हो गया वो उसमें क्या जो बॉडी के अंदर जो क्या हो, जो ऑब्जेक्ट कॉइन के अंदर क्या हुआ, वो अपनी पीछे की साइड गिरेगा ना। तो क्यों, क्योंकि ऑल बिहाइंड टू ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ट्रेस। ये यहाँ पे हमारा कौन सा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन क्या था, एक्सलरेटेड मोशन में था, एक्सलरेटेड ट्रेन स्पीड में है ना, ट्रेन चल रही है। दैट्स वाई ये का करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए हमारा एक्सलरेटेड। क्यों, इसका भी रीजन यही, अब हमने कौन सा हमारा न्यूटन का कौन सा हो गया फर्स्ट लॉ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पढ़ना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एन इंटू एम मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्या होगा अब यहाँ पे इसका आंसर। मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमने पढ़ा था ना, मोमेंटम टी टी नोट करते, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, मास क्या हो गया, मास केजी इनटू वेलोसिटी क्या होता है, आंसर इज करेक्ट इज बी। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन और है तो इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये भी हमने पढ़ा था। इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर इज ए। हमारा क्वेश्चन अब यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें बच्चों। वहाँ पे जाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना गोल मैनेज करोगे। जिसना आपको जिसकी भी प्रिपरेशन करना है, आप जिस क्लास में भी स्टडी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करोगे, अपना गोल सेट करोगे। गोल सेट करने के बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए, सो दैट और भी बच्चे हमारे अनअकैडमी इस चैनल के बारे में, जस्ट 9th and 10th के बारे में वो जान सके, वो भी इसके बेनिफिट्स उठा सके। तो बच्चों उसके बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करोगे आपको नोटिफिकेशन आपके क्लासेस के मिलते रहेंगे। चलिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।